नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले नजर डालेंगे मुख्य समाचार पर। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने 75 खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, फूड प्रोसेसिंग देश में सबसे तेजी से बढ़ने वाला उद्योग। देश भर के कुल 4,63,000 किसानों को मिलेगा लाभ। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने कृषि मंत्रालय के सहयोग से सप्ताह भर का किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान का किया आयोजन। देश भर के 2000 स्थानों से 1 लाख से अधिक किसान हुए शामिल। योजनाओं का लाभ उठाने के लिए किसानों को किया गया प्रोत्साहित। मध्य प्रदेश सरकार ने पहले से चल रही बलराम ताल योजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत किया शामिल। किसान 1 लाख रुपए तक की तालाब बनाने के लिए करें आवेदन। मौसम विभाग ने कहा, 2 मई से मिल सकती है गर्मी से राहत। पश्चिमी विक्षोभ के आगे बढ़ने से मौसम ले सकता है करवट। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर इलाके में बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि। मुख्य समाचार के बाद अब समाचार विस्तार से। कृषि मंत्रालय द्वारा किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान का आयोजन पूरे देश भर में 25 से 30 अप्रैल 2022 तक किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह 2.0 का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत आने वाले 75 खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। इन परियोजनाओं की लागत लगभग 1238 करोड़ रुपए है, जिसमें से मंत्रालय द्वारा अनुदान सहायता के रूप में 309 करोड़ रुपए की राशि को स्वीकृति दी गई है। इन परियोजनाओं द्वारा देश भर के कुल 4,63,000 किसानों को लाभ तो मिलेगा ही, इसके साथ साथ इस खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अपने भविष्य तलाश रहे लगभग 36,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा कि फूड प्रोसेसिंग देश में सबसे तेजी से बढ़ने वाला उद्योग है। फूड टेक्नोलॉजी और फूड प्रोसेसिंग ऐसे क्षेत्र हैं जो किसानों एवं कृषि उत्पादों से सीधा संबंध रखते हैं। उन्होंने अत्याधुनिक प्रोसेसिंग सुविधाओं के विकास के लिए इन परियोजनाओं के प्रमोटरों की भी सराहना की और कहा कि ये खाद्य प्रोसेसिंग क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होंगे तथा आसपास के क्षेत्रों के किसान, उत्पादकों, प्रोसेसर और उपभोक्ताओं को अत्यधिक लाभान्वित करेंगे। 75 फूड प्रोसेसिंग परियोजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है। इन परियोजनाओं की कुल लागत है 1238 करोड़, जिसमें मंत्रालय द्वारा अनुदान की सहायता दी गई है 309 करोड़ रुपया। इन 75 परियोजनाओं द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 36,000 रोजगार सृजन होगा। इस परियोजनाओं द्वारा लगभग 4.5 लाख किसान को फायदा होगा। मुझे आशा है कि इस यूनिटों परियोजनाओं से संबंधित क्षेत्रों के विकास किसान समृद्ध होंगे और इस राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के बहुत बड़े अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि बढ़ते शहरीकरण के परिणाम स्वरूप पौष्टिक प्रसंस्कृत भोजन की लगातार मांग बढ़ती जा रही है तथा फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में उद्योग चालक बनने की क्षमता है, जो भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदल सकता है। बढ़ते शहरीकरण और बढ़ते मध्यम वर्ग के परिणाम स्वरूप पौष्टिक प्रसंस्कृत भोजन की लगातार मांग बढ़ रही है। फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में निसंदेह एक उद्योग चालक बनने की क्षमता है और जो भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदल सकता है। भारत आज दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जिसका श्रेय माननीय प्रधानमंत्री जी को जाता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी मार्गदर्शन में फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय इस क्षेत्र को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के भाग के रूप में कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से सप्ताह भर का किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान का आयोजित किया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य मत्स्य पालकों, पशुधन पालकों और डेयरी किसानों और अन्य हितधारकों के बीच मत्स्य पालन
पशुपालन तथा डेयरी मंत्रालय द्वारा लागू की जा रही योजनाओं के प्रति जागरूकता पैदा करना है। उन्हें इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस अवसर पर केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन तथा डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। रोजगार और आजीविका सृजन में मत्स्य पालन और पशुधन क्षेत्र के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने विभिन्न राज्यों के किसानों के साथ बातचीत की और उन्हें मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जयपुर में राजस्थान के 17 सांसदों और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी के अधिकारियों के साथ जल जीवन मिशन पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक का उद्देश्य राज्य में मिशन के क्रियान्वयन को गति देना था। जीवन में आमूल बदलाव लाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए जाने वाले कामों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि गरीबों और वंचितों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है तथा ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी पीछे ना छूटे। उन्होंने राजस्थान जैसे राज्य के संदर्भ में जल जीवन मिशन के महत्व को रेखांकित किया। शेखावत ने कहा कि सामुदायिक भागीदारी और सशक्तिकरण ही जल जीवन मिशन की आत्मा है जो उसे सफलता की ओर ले जाएगी। इसीलिए राज्य को स्थानीय ग्रामीण समुदाय को मिशन कार्य में संलग्न करना चाहिए तथा जल जीवन मिशन को जन आंदोलन बनाने के लिए सांसदों की सक्रिय भूमिका भी सुनिश्चित करना चाहिए। शेखावत ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों से अपील की कि वे नियमित निगरानी और खामियों को दूर करने के उपायों के जरिए काम की गुणवत्ता सुनिश्चित करने को प्राथमिकता दें। उन्होंने आश्वस्त किया कि केंद्र सरकार द्वारा निधि की कमी नहीं है और केंद्र राज्यों को पूरा सहयोग देगा ताकि तय समय सीमा में हर घर जल का लक्ष्य पूरा हो जाए। उन्होंने राज्य PHED मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों से आग्रह किया कि राज्य में पेयजल आपूर्ति से जुड़े किसी भी मुद्दे पर वे लोग कभी भी उनसे संपर्क कर सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में पहले से चल रही बलराम ताल योजना को भी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत शामिल कर लिया है। किसानों से योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। बलराम ताल योजना को मध्य प्रदेश राज्य के सभी जिलों में लागू किया गया है। योजना के तहत राज्य के वे सभी किसान जो कि खेतों में पहले से ड्रिप या स्प्रिंकलर इरिगेशन यंत्र स्थापित हैं, मात्र उन्हीं किसानों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। या किसान द्वारा बलराम तालाब निर्माण के साथ या निर्माण के बाद माइक्रो इरिगेशन सिस्टम से निर्मित बलराम ताल से जोड़ा जाएगा। इस योजना में सामान्य कृषकों को अपने खेतों में बलराम ताल निर्माण के लिए स्वीकृति लागत की प्रावधान्वित अनुदान 40% अधिकतम 80,000 रुपये के अतिरिक्त लगने वाली राशि का व्यय सव्य वहन करना होगा। इसी प्रकार लघु सीमांत कृषकों को स्वीकृत लागत के अनुसार प्रावधानित अनुदान का 50% अधिकतम राशि 80,000 रुपये के अतिरिक्त लगने वाले व्यय का वहन सव्य करना होगा। इसी प्रकार अनुसूचित जाति जनजाति के कृषकों को स्वीकृत लागत के अनुसार प्रावधान्वित अनुदान 75% अधिकतम राशि 1 लाख रुपए के अतिरिक्त लगने वाले व्यय का वहन सव्य करना होगा। मध्य प्रदेश में बलराम तालाब योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। राज्य के इच्छुक किसान 25 अप्रैल 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। किसानों को बलराम ताल अनुदान हेतु ऑनलाइन आवेदन करना होगा। किसान ऑनलाइन आवेदन ई कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल से कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान जिला कृषि विभाग में भी संपर्क कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रबी खरीद वर्ष 2022-23 के तहत प्रदेश में खोले गए विभिन्न क्रय केंद्रों के माध्यम से अब तक 188,131.98 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। इसके एवज में किसानों को 1,059.556 करोड़ रुपए का भुगतान उनके खातों में किया गया है। खाद्य एवं रसद विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 11,126.66 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई है। किसान किसी भी सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 1800-1800 या 1800-150 या संबंधित जनपद के जिला खाद्य विपणन अधिकारी या ब्लॉक से विपणन निरीक्षक से संपर्क कर सकते हैं। और खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रमुख सचिव
फैज़ अहमद किदवाई ने बताया कि मध्य प्रदेश में शुक्रवार तक 34,32,477 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया है। अब तक 4,17,210 किसानों को 2191 करोड़ 60 लाख रुपए उनके खातों में ऑनलाइन अंतरित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि भुगतान में पारदर्शिता के लिए PFMS पोर्टल के माध्यम से राशि किसानों के खातों में जमा की जा रही है। प्रमुख सचिव किदवाई ने बताया कि 29 अप्रैल को एक दिन में 2,08,273 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया। इसमें 29,402 किसानों को 243 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि का ऑनलाइन भुगतान भी किया गया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अगले 5 सालों में दलहन और तिलहन के उत्पादन में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएगी। प्रदेश सरकार की मंशा है कि दलहन और तिलहन का उत्पादन प्रदेश की मांग के हिसाब से हो। इसके लिए उत्पादन के साथ उत्पादकता को बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा। योगी सरकार की मंशा है कि प्रदेश की जिस गति से जनसंख्या बढ़ रही है, उसी के हिसाब से प्रदेश में दलहन और तिलहन उत्पादन हो। फिलहाल खाद्य तेलों की आवश्यकता के सापेक्ष 30 से 65% और दलहन की आवश्यकता के सापेक्ष 40 से 45% उत्पादन हो रहा है। प्रदेश सरकार अगले 5 सालों में इसे बढ़ाकर मांग के अनुरूप करना चाहती है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने रणनीति भी तैयार की है, जिससे उत्पादन के साथ उत्पादकता बढ़ सके। तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार किसानों के लिए 2,905 क्विंटल से बढ़ाकर 18,250 क्विंटल प्रमाणित एवं आधारीय नवीन प्रजातियों के बीच व्यवस्था करेगी। बॉर्डर लाइन स्वेक अंतर फसली और जायद तिलहनी फसलों से उत्पादन और क्षेत्रफल को भी बढ़ाया जाएगा। असमतल भूमि पर सूक्ष्म सिंचाई के साधनों का विकास कर तिलहनी फसलों के क्षेत्रफल और उत्पादन में वृद्धि की जाएगी। साथ ही लघु और सीमांत किसानों को मिनी किट देकर तिलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि अगले 5 सालों में तिलहन फसलों का क्षेत्रफल 24.77 लाख हेक्टेयर, उत्पादकता 12.85 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और उत्पादन 31.30 लाख मीट्रिक टन हो। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने शुक्रवार को कृषि और बागवानी से जुड़े नए शैक्षिक और अनुसंधान संस्थानों का उद्घाटन किया। इनमें इरोड जिले के भवानी सागर में 100 एकड़ के विस्तृत परिसर में फैला नया हल्दी अनुसंधान केंद्र और कोयम्बटूर में ऑर्गेनिक खेती अनुसंधान केंद्र शामिल हैं। कृष्णागिरी के निकट जिनूर में तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से 150 एकड़ परिसर में एक नए बागवानी महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया। स्टालिन ने नागपट्टनम, शिवगंगा में, चेट्टिनाडु और करूर में 3 कृषि महाविद्यालयों और अनुसंधान केंद्रों का भी उद्घाटन किया। देश भर में आज आयुष्मान भारत दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक, जाति जनगणना डेटाबेस के आधार पर देश के दूरदराज के क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ावा देना है। आयुष्मान भारत योजना का लक्ष्य भारत में 10 करोड़ से अधिक परिवारों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है। इन 10 करोड़ परिवारों में ग्रामीण क्षेत्रों के 8 करोड़ परिवार और शहरी क्षेत्रों के 2.33 करोड़ परिवार शामिल हैं। इस योजना के तहत 5 लाख रुपए तक की मुफ्त स्वास्थ्य बीमा की सुविधा भी दी जाती है। आयुष्मान भारत योजना में इलाज को कवर करने के लिए 1,300 भी अधिक पैकेज है, जिसमें कैंसर सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, हृदय संबंधी सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, रीढ़ की सर्जरी, दंत सर्जरी, आंखों की सर्जरी और MRI और CT स्कैन जैसे विशेष परीक्षण भी शामिल हैं। इस योजना को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के रूप में भी जाना जाता है। सबसे खास बात यह है कि योजना पूरी तरह पेपरलेस, कैशलेस और IT आधारित है। और आप बात करेंगे गर्मी की। उत्तर भारत में गर्मी का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। राजधानी दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी का सितम जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में गर्मी से राहत मिलने की अभी कोई उम्मीद दिखाई नहीं पड़ रही है। मौसम विभाग ने दिल्ली में येलो अलर्ट की चेतावनी भी जारी की है। अगले 3 से 4 दिनों तक भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है। झुलसा देने वाली धूप में आसमान से बरसती आग, गर्म हवा के असहनीय थपेड़े और छांव की तलाश में बेहाल लोग। ये हाल है दिल्ली समेत देश के कई इलाकों का, जहां तेज गर्मी की इस तलखी ने लोगों को पसीने से तरबतर कर दिया है। मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड में लू की स्थिति को देखते हुए अगले 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक R.K. जेनामनी ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के आगे बढ़ जाने के कारण 2 मई से इन क्षेत्रों में गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। राजस्थान है, पश्चिम राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, ये सारा ऑरेंज वार्निंग है 3 दिन तक। सेकेंड में ऑनवर्ड जो है बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। हमारा जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो पूरा आगे आ रहा है और उसके साथ साथ आंधी और थोड़ा रेन भी हो सकता है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी भारत यानी ओडिशा, बिहार, बंगाल और झारखंड में शुक्रवार से कुछ राहत देखने को मिलेगी और तापमान में कमी दर्ज की जाएगी। उड़ीसा है, बिहार है, बंगाल है, झारखंड है, वो तापमान ऑलरेडी आज थोड़ा थोड़ा गिर रहा है और इसका जो तापमान है जैसे झारसुगुड़ा, संबलपुर, बलांगीर, अनुगुल, ये जो चारों काल 44 गया था, ये काल से तापमान गिरना शुरू होगा। गौरतलब है कि दिल्ली में गुरुवार को अप्रैल में 12 साल का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया। दिल्ली में गुरुवार को अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री दर्ज किया गया। उधर 28 अप्रैल को 1979 के 44.8 डिग्री सेल्सियस के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए गुरुग्राम में भी 45.6 डिग्री सेल्सियस का अब तक का उच्चतम तापमान दर्ज किया गया। लोग अप्रैल में ही आग उगलती गर्मी से बेहाल हैं। इतना गर्मी अप्रैल में नहीं था, मई जून तक ले रहती थी। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी अप्रैल में। मार्च के लास्ट से ही गर्मी इतना ज़्यादा है कि आदमी को अभी मतलब घर से लेकर बाहर तक का स्थिति ये है कि कहीं चैन नहीं है। इतनी गर्मी तो अप्रैल में कभी नहीं देखी है। क्लाइमेट चेंज है और ये कुछ हमारी भी गलतियां हैं, इसे हम लोग को सीख से लेना चाहिए। बढ़ती गर्मी के कारण लोगों को, खास तौर पर शिशुओं, बुजुर्गों और पुरानी बीमारियों से जूझ रहे लोगों को स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं हो सकती हैं। डॉक्टरों के मुताबिक लोगों को गर्मी के जोखिम से बचना चाहिए क्योंकि लंबे समय तक धूप में रहने वालों में गर्मी की बीमारी के लक्षणों की संभावना बढ़ जाती है। मरीजों की संख्या में तकरीबन 10 से 15% की राइज है, वो ड्यू टू इस गर्मी के चलते जो होने वाले जो दुष्प्रभाव हैं उसके चलते, जैसे कि गैस्ट्रोएंटेराइटिस हुआ, लूज मोशंस हुआ, डिहाइड्रेशन हुआ। इस बार गर्मी ने मार्च से ही अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है और मई एवं जून में लोगों को इसका और भी ज्यादा असर झेलना पड़ेगा। ऐसे में मॉनसून का आगमन ही चिलचिलाती गर्मी से लोगों को राहत दिला सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज़। और इस बीच पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर इलाके में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। दुर्गापुर के लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली है और अब आगे बढ़ेंगे जम्मू कश्मीर की तरफ। जम्मू कश्मीर के उधमपुर के घोटी ब्लॉक में दयाधार जंगल में पिछले 4 दिनों से आग लगी हुई है। वन अधिकारियों की टीम जंगलों पर लगी आग पर काबू पाने के प्रयासों में जुटी है, लेकिन अभी तक इस पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सकता है। वन क्षेत्र में कई जगहों पर आग की ऊंची लपटें उठ रही हैं। धुएं के गुब्बार ने पूरे वन क्षेत्र को अपनी आगोश में ले लिया है, जिससे बड़ी संख्या में पेड़ों को नुकसान पहुंचा है। आग से वन जीव जंतुओं को भी नुकसान पहुंच रहा है। और आप बात करते हैं मौसमी खेती की। आइए देखते हैं किसान इस मौसम में कैसे रखें अपने खेतों का ध्यान। जम्मू और कश्मीर के जम्मू क्षेत्र में गेहूं, सरसों, चना और मटर की कटाई की जा सकती है। यहाँ के मध्यवर्ती इलाकों में खीरा, भिंडी, हल्दी और फ्रेंच बीन की बुआई आप कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में रहने वाले किसान फूल गोभी, टमाटर, शिमला मिर्च, मटर, मूली, पालक और गाजर की बुआई कर सकते हैं। पंजाब, हरियाणा और दूसरे उत्तरी राज्यों में सब्जियों की सिंचाई समय समय पर करते रहें। मध्य प्रदेश के मालवा पठारी इलाके में चना, चारा फसलों, ग्वार, मक्का और बाजरे की बुआई की जा सकती है। राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर, करौली, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर जिलों में ग्रीष्मकालीन मूंग की भी समय समय पर सिंचाई करें। साथ ही जो किसान अभी तक मूंग नहीं बो पाए हैं, वो जल्द से जल्द इसकी बुआई पूरी कर लें। बैंगन और भिंडी के खेतों में कीटों का खतरा है। बचाव के लिए वैज्ञानिक सलाह से उचित दवा का छिड़काव करें। कर्नाटक के उत्तरी इलाकों में चना और ज्वार की कटाई कर लें। साथ ही कपास की चुनाई और मिर्च की तोड़ाई का काम भी कर सकते हैं। बिहार के अररिया और सीतामढ़ी जिलों में मूंग की बुआई कर लें।
राज्य के कछारी इलाके में चारे के लिए मक्का, बाजरा और ग्वार की बुआई की जा सकती है। वहीं असम के बाढ़ प्रभावित निचले हिस्सों में बाओ धान की उन्नत किस्म बोलें। दालें प्रोटीन से भरपूर होती हैं। भारत में सबसे ज्यादा दालें उगाई जाती हैं और इनका सेवन भी सबसे ज्यादा भारत में ही होता है। दलहनी फसलों में मूंग की अलग पहचान है। ये पौष्टिक भी है और पचने में आसान भी। यही वजह है कि बीमार लोगों को अक्सर मूंग की दाल दी जाती है। मूंग की बुआई बरसात के दिनों में होती है, लेकिन जायद के दौरान इसे हरी खाद के रूप में भी बोया जाता है। रबी की कटाई के बाद अगर आप मूंग बो रहे हैं तो गन्ने के साथ मिश्रित फसल के तौर पर इसे बोया जा सकता है। जब तक गन्ने की फसल बड़ी होगी, मूंग की कटाई का समय आ जाएगा। इस तरह किसान एक ही खेत से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। दूसरी ओर दलहनी फसल होने की वजह से मूंग मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बेहतर बनाती है। बुआई के दौरान खेत में पर्याप्त नमी रखें और बीज को उचित दवा से शोधित जरूर कर लें। मूंग के लिए नम और गर्म जलवायु की जरूरत होती है और 7 से 7.5 पीएच मान वाली दोमट और बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 15 से 20 किलो बीज की जरूरत होती है। बुआई कतार में करें और एक कतार से दूसरी कतार के बीच 20 से 30 सेंटीमीटर का फासला रखें। बीज से बीज की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखनी होगी। बुआई के बाद समय समय पर सिंचाई करते रहें और खरपतवार भी निकालते रहें। किसान किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। और अब नजर डालते हैं खास खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में भाग लिया। ये संयुक्त सम्मेलन कार्यपालिका और न्यायपालिका को एक मंच पर लाने का बहुमूल्य अवसर है ताकि लोगों को सरल एवं सुविधाजनक ढंग से न्याय सुलभ कराने की रूपरेखा तैयार की जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि देश में न्याय की देरी को कम करने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। थल सेना प्रमुख जनरल MM नारवणे ने अपने कार्यकाल के अंतिम दिन राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। जम्मू कश्मीर में पुलवामा प्रशासन के द्वारा ईद से पहले इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इफ्तार पार्टी में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और इसके आयोजन के लिए प्रशासन का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर नात और क़िरात प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया, जिससे लोगों में इसके प्रति जागरूकता बढ़े। विजेताओं को पुरस्कार भी बांटे गए। देश में कोयला उत्पादन में इस महीने 27.2% की वृद्धि हुई है। कोयला मंत्रालय ने कहा है कि कोल इंडिया ने 28 अप्रैल 2022 तक 4.96 करोड़ टन कोयला का उत्पादन किया है। पूरे माह के दौरान 5.3 करोड़ टन कोयले के उत्पादन की उम्मीद है। CIL में कोयला स्टॉक 56.7 मीट्रिक टन और SCCL में 4.3 मीट्रिक टन उपलब्ध है। इस तरह कोयला कंपनियों के पास पर्याप्त कोयला स्टॉक उपलब्ध है। देश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत 188 करोड़ 79 लाख से अधिक कोरोना टीकों की खुराक दी जा चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटे में 22,58,000 से अधिक टीके लगाए गए। कोरोना की रफ्तार देश भर एक बार फिर से तेज हो रही है। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 3,688 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 2,755 लोगों ने कोरोना महामारी को मात भी दी है। देश में साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 0.66% दर्ज किया गया है, जबकि दैनिक पॉजिटिविटी रेट 0.74% है। वहीं देश में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 17,801 है। और इसी के साथ ही अब आपसे लेंगे विदा। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।